नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 14 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है, जिसमें कहता है भी जो साइंटिस्ट हैं नीड द ऑक्सीजन ऑफ द फ्री स्पीच, यानी जो साइंटिस्ट है उनको भी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर दी गई है उसका उनको भी क्या है पूर्णतः अधिकार है। तो ये मामला क्या था कि अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, 500 से अधिक साइंटिस्टों ने एक जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, सॉरी भारतीय विज्ञान संस्थान है, उसको एक पत्र लिखा था जिसने किसी यानी जो इसके एक निर्णय का क्या किया था उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो इसमें क्या किया था, 500 से वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसमें इस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पर क्या की थी, यानी अपनी टिप्पणी दी थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था, मोहाली के एक संस्थान ने क्या किया था, जो जो साइंटिस्ट थे उनको क्या किया, नोटिस जारी किया है, यानी हम कह सकते हैं भी कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही बात कही गई है भी जो साइंटिस्ट है उनको भी कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह भी अपने जो निर्णय है उनको, यानी जो अपने जो टिप्पणियां हैं वो किसी निर्णय पर दे सकते हैं। ठीक, तो ये बात इस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है। ठीक, तो कहता है भी जो पिछले सप्ताह क्या 500 से अधिक वैज्ञानिकों और शिक्षित विदों ने भारतीय विज्ञान संस्थान किसको, जिसको IISc को पत्र लिखकर जो गैर कानूनी गतिविधियां, जो रोकथाम अधिनियम है, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं UAPA, ठीक है, जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम पर चर्चा पर रोक लगाने के लिए इसके प्रशासन की क्या की थी, आलोचना की थी। ठीक है, तो किस बात की आलोचना की थी उन्होंने, जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम पर चर्चा को लेकर। ठीक है, इसके जवाब में हुआ क्या, भारतीय विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली जो कि कहाँ पर है, पंजाब के अंदर स्थित है, कि निर्देशक ने वहाँ के अपने संस्थान के जो 2 संकाय सदस्य थे उनको कारण बताओ नोटिस क्या कर दिया था, जारी कर दिया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इस पत्र पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। तो ये जो सारा का सारा कारण है कहीं न कहीं वैज्ञानिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, ये हम कह सकते हैं भी एक मुद्दा है, जिसमें कहीं न कहीं जो इस प्रकार से जो आम नागरिक हैं जिनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, नेताओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसी प्रकार से जो वैज्ञानिक है या अन्य इस प्रकार से जैसे डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी है, उनको भी क्या है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 21 है वह सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, सॉरी जो आर्टिकल नंबर 19 है वह भी। ठीक, अगला कहता है वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान व्यापक समाज का क्या है, एक हिस्सा है, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो भी क्या है, एक हमारे जो समाज है या जो सोसाइटी है उसका भी क्या है, एक हिस्सा है। जितनी हम स्वतंत्रता वैज्ञानिकों को देते हैं, उनके जो संस्थान है, उनके रिसर्च है, उनमें उतना ही एक सामाजिकपन झलकता है, और वैज्ञानिक भी क्या है, एक समाज का हिस्सा है, जो इसलिए उनके सदस्यों को सामाजिक चर्चा में भाग लेने व अन्य लोगों को समान ही संवैधानिक अधिकार उनको प्रदान करता है, जो कि हम इसके अंतर्गत देखा था। आर्टिकल 19 के तहत उन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन्हें भी मौलिक अधिकार है, और संविधान के तहत जितने भी अधिकार दिए गए उनको भी उनका एक क्या है, यानी उनका एक, ये हम कह सकते हैं भी अधिकार है। एक उदाहरण के तौर पर बताया गया भी जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिकों की जांच स्वामी के जो स्वामित्व के रूप में उपनिवेशवाद और ऐतिहासिक जिम्मेवारी के बारे में जटिल भू राजनीतिक मुद्दे को प्रभावित कर सकती है। तो कह सकते हैं भी जो जिस प्रकार से जो जलवायु से संबंधित जो मुद्दे हैं या उनकी जो जिम्मेवारियां हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिकों की कहीं न कहीं हम जलवायु परिवर्तन से जिस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अन्य गैस है, उनको कंट्रोल करने की जो जिम्मेवारी होती है वो वैज्ञानिकों की होती है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम उन पर किसी प्रकार के बाउंडेशन लगाते हैं तो कहीं न कहीं उनके जो निर्णय लेने की, साथ साथ उनके साथ किसी प्रकार का जो प्रभाव डालने की, हम कह सकते हैं भी उनके जो रिसर्चेज है उन पर यह प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, तो जो कि हमारा जो गैर कानून गतिविधि अधिनियम है, जो कि कब 1967 के में पारित हुआ था। इस कानून का उद्देश्य क्या है भी जो भारत में होने वाली जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, ठीक है, जो गतिविधियां उनको रोकथाम करना है, ऐसी गतिविधियां जो कहीं न कहीं भारतीय कानून या भारतीय संविधान के क्या हो, विपरीत हो, तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना इसका क्या है, कारण है, यानी एक जिम्मेवारी है। आगे कहता है भी अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, किसको देता है, केंद्र सरकार को। ठीक है, तो इस प्रकार को वह सारी शक्तियां प्रदान करता है जिसके माध्यम से यदि केंद्र किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी मानता है,
क्या मानता है, उसको गैर कानूनी मानता है, तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन जारी कर करके इस गतिविधि को गैर कानूनी कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से संलिप्त होने पर उसको सजाएं भी दे सकता है। ठीक है, इस कानून के तहत भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों को पर आरोप लगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए भारतीय नागरिक भी हो सकता है, विदेशी नागरिक भी हो सकता है। यानी विदेशी नागरिक जो कि कहीं न कहीं आतंकवादी प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसके अंदर संलिप्त होता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, एक दंडित किया जा सकता है। आगे ये कहता है, ये अपराधियों पर समान रूप से क्या होता है, लागू होता है, भले ही अपराध भारत में हुआ हो या किसी भारत में विदेशी भूमि पर ये कानून यानी अपराध हुआ हो, तो ये सब पर क्या होता है, बराबर तरह से लागू होता है। आगे इसके अंदर है यूएपीए के तहत जांच एजेंसियों गिरफ्तार के बाद अधिकतम कितने 180 दिनों तक आरोपी को यानी आरोपी होते उसके पत्र में यानी कोई भी पत्र या किसी प्रकार की एफआईआर भी कोई भी मामला दर्ज नहीं कर सकता है। यानी 180 दिन तक उसको बिना किसी हम कह सकते हैं भी एफआईआर के या बिना किसी दायर यानी हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से उसकी कंप्लेन के उसको कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है। किस लिए, देश की सुरक्षा के में। और अदालत के बाद यानी अगर बाद अदालत इसको सही पाती है तो या उसके साथ विचार विमर्श करके इस अवधि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो कितना हम देखते हैं भी 6 महीनों तक किसी व्यक्ति को बिना किसी दायर याचिका के या किसी प्रकार की किसी भी एफआईआर के या किसी भी प्रकार के मामले के दर्ज किए बिना भी उसको क्या रखा जा सकता है, गिरफ्तारी के अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका, ये सॉरी ये हमारा एक आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या करता है, हमें जो अनएक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, जो जो विर्डेंट सॉरी एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीन्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हाल ही के अंदर कभी क्या हुआ था, अभी जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत एक कपल ने जो कि लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत था, तो उसने क्या किया था, एक याचिका दायर की थी। तो कोर्ट ने यह याचिका क्या कर दी थी, खारिज कर दी थी। तो कहीं न कहीं इसको नैतिकता आधार पर देखते हुए ये इसको क्या करती थी, खारिज करती थी। जबकि अगर हम संवैधानिकता की बात करें जो कि कहीं न कहीं आर्टिकल 21 जो कि जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है, तो उसके तहत कहीं न कहीं कोर्ट को क्या करना चाहिए था, इसका उनका समर्थन करना चाहिए, न कि उनको किसी प्रकार की इस प्रकार से हमने उनकी याचिका को खारिज करना चाहिए था, उनके पक्ष को सुनना उनको चाहिए था। तो इस बात पर ये आर्टिकल सारा का सारा लिखा गया है। ठीक है, तो कहता भी हाल ही के अंदर क्या भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कि एक फैसले में पुलिस उत्पीड़न में सुरक्षा के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक अंतर धार्मिक जोड़े को याचिका को उन्होंने क्या कर दिया था, अब इस अस्वीकार कर दिया था। यानी उनके जो धार्मिक थे यानी वह क्या थे, धर्म अलग अलग थे, जिसे एक जिसका क्या है ये राष्ट्र का और इसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। आगे इसमें कहता है भी जो न्यायालय है इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संवैधानिक सिद्धांतों की बजाय उसने क्या किया था, जो पारंपरिक व सामाजिक नैतिकता की धारणा को इसमें क्या किया, धारणा से प्रभावित होती है। तो कहीं न कहीं जो वहाँ का जो हाई कोर्ट था वह कहीं न कहीं संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय जो व्यक्तिगत स्वायत्तता थी उसको ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को लिया गया है। आगे इसमें कहता है दूसरे इस प्रक्रिया में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जो कई फैसले थे जिसके अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप का जिसको असंवैधानिक या अकानूनी तौर पर परिभाषित नहीं किया गया उसको भी क्या किया, इन्होंने नज़रअंदाज किया है। तो वह भी हम कह सकते हैं भी कहीं न कहीं क्या हो सकता है, एक प्रकार से जो फैसला है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी कहीं कहीं इनकी बात को सुनना चाहिए था। ठीक, आगे इसके अंदर कहता है तीसरा क्या है भी उच्च न्यायालय ने जो संवैधानिक कानूनों की तुलना में जो वैवाहिक पर जो व्यक्तिगत कानून है, ठीक है, जहां पर हम कहीं न कहीं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उस बात को कहीं न कहीं क्या किया है, नज़रअंदाज किया है और संवैधानिक कानूनों की तुलना में उन्होंने जो व्यक्तिगत कानूनों पर ज़्यादा भरोसा किया है और वह कहीं न कहीं क्या है, अप्रासंगिक है। यानी वह कहीं न कहीं हम देखते हैं भी आज 21वीं सदी में इस प्रकार का जो निर्णय है वो कहीं कहीं हम कह सकते हैं भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में कहता है भी जो एक जो एस खुशबू बना जो क्रियाबल वह अन्य मामला हुआ था 2010 के अंदर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि ये बात सच है कि हमारे समाज में मुख्य धारा का ये दृष्टिकोण है कि यौन संपर्क जो हमारा जो यौन संपर्क है वो केवल और केवल वैवाहिक भागीदारियों के बीच ही होना चाहिए, लेकिन जो वैश्विक जो यानी जो 18 वर्ष से अधिक आयु अपनी पूर्ण कर चुके हैं वो स्वेच्छा से अगर बाहर यौन संबंध बनाते हैं तो किसी भी प्रकार का वैधानिक अपराध वह नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं ये कह हम कह सकते हैं भी हमारी नैतिकता रूप से तो ये कहीं न कहीं गलत है ये बात, मगर संवैधानिक तौर पर कोई भी व्यक्ति जो कि अपने 18 वर्ष की आयु या अपने वयस्क को पूर्ण कर चुका है या वह वयस्क है तो वह क्या कर सकता है, अपने जो सभी निर्णय हैं वो लेने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है।
ठीक। तो ये यही बात इस सारे के सारे आर्टिकल के अंदर कही गई है, क्योंकि जो भारतीय अनुच्छेद 121 सॉरी अनुच्छेद 21 है, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता की बात कही गई है, वह कहीं ना कहीं क्या करता है, इसको अक्षुण्ण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वो हमारा किससे, दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें कहता है भी नगर नियोजन। तो नगरों का जो नियोजन है, जैसा कि हम देखते हैं भी जो आज वर्तमान के अंदर जो हमारी जो बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, और शहरों के अंदर जो पूरे के पूरे जो शहर है वो बिल्कुल क्या हो गए, जलमग्न हो चुके हैं। जल शहर है वो बिल्कुल पूरे के पूरे नदियों और तालाबों में बदल चुके हैं। तो ये जो ऐसा हुआ किसके कारण है, क्यों ये इसके कारण है भी हमारा जो नगर का जो नियोजन है वो सही प्रकार से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भी जो इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं हमें दिनों दिन हमारे सामने आती है। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ, अभी जो नगरों के नियोजन से संबंधित एक सम्मेलन में जो राष्ट्रीयकरण और शहरीकरण की चुनौती पर जो ध्यान केंद्रित किया जाना समय की क्या है, अभी मांग है। तो हमें जो आजकल के आधुनिक प्रकार के जो शहर हैं उनका निर्माण करने की आवश्यकता है। उचित उसके अंदर पानी के निकलने की व्यवस्था हो, उचित सड़कों की व्यवस्था हो, उचित स्थानों पर पार्कों वगैरह की व्यवस्था हो, उचित स्थानों पर घरों का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से हमें उचित हम कह सकते हैं भी केंद्रीकृत प्रकार करके या हम नियोजित प्रकार के शहरों का निर्माण करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक, साथ साथ कहते हैं यदि शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए देश में आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि बनाना है, तो बड़े बड़े शहरों को संवारने को का काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। तो जो छोटे बड़े जितने भी शहर हैं उन सभी को संवारने का और सभी को नियोजित तौर पर विकास करने की हमारी उनको हमें क्या देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए नगर निकायों समेत अन्य संबंधित विभागों और कार्य संस्कृति को आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। तो इसके साथ जो नगर निकाय है, राज्य है, केंद्र है, उन सभी को मिलकर कार्य करना होगा। ठीक, आगे इसमें क्या है भी जो शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में देने इसमें अभी बहुत कुछ करने की हमें आवश्यकता है। तो स्मार्ट सिटी के रूप में बदलने से पहले हमें इस प्रकार के शहरों के निर्माण करने की आवश्यकता है, और इस आवश्यकताएं पूरी करने के लिए केंद्र से अधिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, और राज्यों से अधिक जिम्मेवारी जो नगर नियोजित जो संस्थाएं हैं उनकी है। ठीक है, साथ ही साथ इन एजेंसियों की ओर कराए जाने वाले जो निर्माण है वो भी गुणवत्ता के तौर पर हों। ठीक है, तो उनमें क्या हो, गुणवत्ता आधारित होने चाहिए, और होती है जो उनकी इंजीनियरिंग के मानकों के अनुरूप में होने चाहिए, जो वर्तमान के अंतर्गत ऐसे नहीं है। तो हमें जो शहर है उनका जो निर्माण है एक इंजीनियरिंग प्रकार से किया जाना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से एक अनुरूप और उचित प्रकार के निर्माण होना चाहिए, जो कि कहीं कहीं जो शहरों की जो चुनौती है उसको ये कम कर पाए। ठीक, और नगर नियोजन की हम देखते हैं भी जो है जो इस प्रकार के जो निर्माण किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दूरदर्शिता होती है, उसका इनके अंदर अभाव हमें देखने को मिलता है, जो कि आज हमें बाढ़ जैसी स्थिति, बड़ी आबादी वाली जगहों जगहों पर घरों का निर्माण करना, तो ये हमें देखने को आज मिल रहा है। और आने वाले समय में हम शहरों में जो आबादी का जिस प्रकार से बोझ बढ़ता जाएगा, देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या जो कि शहरों में निवास करती है और अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे अधिक भागीदारी होती है वो इन्हीं क्षेत्र यानी जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की होती है, और ऐसे के अंदर हमारा जो अनियोजित विकास के अंदर शहरों का अगर निर्माण होता है तो वो कहीं कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें नियोजित प्रकार के शहरों का निर्माण करना चाहिए। इससे नागरिकों की सुविधा का स्तर में संतोषजनक बनेगा, और नगर नियोजन केवल सुविधा को ही बेहतर नहीं करने को रखकर ध्यान में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दृष्टि को यानी कहीं हमारी जो शहर की अर्थव्यवस्था है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस की है, यही बातें सारी सारी इसके अंदर लिखी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो अगला क्या है अभी हमारी जो 2020 के अंदर जो शिक्षा नीति बनी थी उसी की समीक्षा की गई है भी उनकी एक समीक्षा के तौर पर यह आर्टिकल लिखा गया है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो इस आर्टिकल का अंदर यही कहे कहा गया है भी जो ये जो शिक्षा नीति थी, जो कुछ जो संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इस शिक्षा नीति को अपना लिया है, कुछ ऐसे संस्थान हैं जो धीरे धीरे इस शिक्षा नीति को अपना रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो ये जो हमारी जो अतीत की जो शिक्षा नीति थी, वह जो औपनिवेशिक जो शिक्षा नीति थी वह कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन से प्रभावित थी। उसी प्रकार से उस शिक्षा नीति को बनाया गया था जो कहीं न कहीं युवाओं के अंदर रोष जैसी स्थिति को उत्पन्न कर सकती थी। मगर जिस प्रकार से ये जो नई शिक्षा नीति है वो समय की मांग के अनुसार बनाई गई है, साथ ही साथ इसको भारतीय कर्ण के आधार पर इसका निर्माण किया गया है, जो कि कहीं कहीं आने वाले समय के अंदर जो व्यक्ति है, जो शिक्षक है या जो छात्र है, उनके अंदर रचनात्मकता का, व्यवहारिकता का आदि का क्या करेंगी, विकास करेगी। ठीक, तो यही बस इस आर्टिकल के अंदर यही सब बातें लिखी गई है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ लाइनें नहीं लिखी गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल।
अगला आर्टिकल है, अभी हमने कहा है भी फिर सॉरी अगला आर्टिकल क्या कहता है, अभी फिर चांद को छूने वाला चंद्रयान। तो हमने देखा था अभी हमारा जो चंद्रयान 2 था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। फेल तो नहीं हम नहीं कह सकते, वह कहीं कहीं हम कह सकते भी आधा असफल रहा था, आधा हमारा सफल रहा था। क्योंकि हम जो चंद्रमा के अंदर हमारा जो ऑर्बिटर था उसको स्थापित करने में हम सफल रहे थे, जबकि हमारे जो लैंडर और रोवर थे जिनका नाम विक्रम और एक हमारा क्या नाम था उनका, प्रज्ञान। ठीक है, तो अभी हमारा जो चंद्रयान नंबर 3 है तो वो इसी यानी जो कमी को दूर करने वाला भी हम क्या करेंगे, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, हमारे लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लेकर जाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे भी उनकी, हमारा टारगेट यही होगा भी हम सफलतापूर्वक उसकी लैंडिंग करवा पाए वहाँ पर। उनका जो नाम है वो वही नाम रखा गया जो कि पहले था विक्रम और हमारा क्या था, प्रज्ञान उनका नाम था। यानी जो हमारा जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो हमारा रोवर था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान। ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन है उसको हम भेज रहे हैं। ठीक, इसी हम देख रहे हैं भी इसी के साथ जो चंद्रमा पर पहुंचने की जो दौड़ के अंदर हमारे साथ चीन है, रूस है, जापान है। ठीक है, तो ये अन्य देश भी बने हुए हैं जो कि चंद्रमा पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। अब चंद्रमा की हमारे लिए स्टडी करना, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई गई है भी भी जो चंद्रमा पर हमारा जाना क्यों जरूरी है। जो हम क्या करें भी, जो चंद्रमा के जो हमारा जो लैंडर है वो चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जो कहीं न कहीं आज तक क्या रहा है, लोगों की जो नज़र है उससे क्या रहा है, अशुण रहा है, यानी जिसको हम डार्क बोलते हैं, जो कि कहीं न कहीं चंद्रमा का जो एक हिस्सा जो कभी भी सूर्य के पक्ष में नहीं आता है या सूर्य के संपर्क में नहीं आता है, तो उसमें क्या रखता है, ज़्यादातर अंधेरा रहता है। तो उस क्षेत्र के अंदर इस जो हमारे जो रोवर और लैंडर है वो ये उतारे जाएंगे। ठीक, आगे इस आर्टिकल के अंदर और बताया गया है भी जब वहाँ से क्या होगा, इससे हमें क्या होगा भी वहाँ के जो गड्ढे हैं जिसकी हम जांच कर सकते हैं उनके अंदर पानी है वो किस किस अवस्था के अंदर है। जैसे वहाँ पर क्या होगा भी तापमान कम होने की वजह से चाहे वो भाप की स्थिति के अंदर हो सकता है या फिर हमारे यहाँ बर्फ़ की स्थिति के अंदर पानी की यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर जो अन्य जो बहुत से मटेरियल्स हैं जो जिनकी हमें आवश्यकता है वो चंद्रमा पर हमें मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो हीलियम है उनकी भी अधिक मात्रा यहाँ पर हमें मिल सकती है, जो कहीं न कहीं पृथ्वी की बहुत सी ज़रूरतों को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। और कहीं न कहीं और साथ ही साथ इसमें कहा गया भी जो चंद्रमा पर हम मानव बस्तियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, मगर हम ही इसको एक ऊर्जा स्टेशन के तौर पर विकसित कर सकते हैं। यानी अगर हमें दूसरे ग्रहों पर जाना होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनमें ईंधन वगैरह भरने में ये काम आएगा। तो यहाँ पर हम एक प्रकार से रिफाइलिंग स्टेशन के तौर पर इसका विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके संसाधनों का भी हम पूर्णतः उपयोग कर सकते हैं। और जो कुछ जो हम कह सकते हैं भी जो दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो रहस्य बने हुए हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अब आगे इसके अंदर कहा है भी जो पृथ्वी के अंत से जो यान जाते हैं वो अपनी ज़्यादातर जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के अंदर ही खर्च कर देते हैं। तो ऐसे के अंदर हम के चंद्रमा से दोबारा उसको रिफिल कर लेंगे तो हम ज़्यादा दूरी तक हम हमारी जो यान है वो पहुंचा पाएंगे और कहीं कहीं मानव गति हो सकती है उसको हम जो मानव जो मिशन है उनको और ज़्यादा हम क्या कर सकेंगे, क्षीण कर पाएंगे या जो मानव मिशनों को ज़्यादा भेज पाएंगे और ज़्यादा सुरक्षा के साथ उनको भेज पाएंगे। इसी के साथ इसके अंदर जो एक और जिक्र किया गया जो कि कहीं के जो अमेरिका का एक है जो ओस्ट मिशन है वो क्या था जी, अपोलो 11 के बाद कहीं के अमेरिका ने कहा था अभी हम चंद्रमा पर कभी भी मानव नहीं भेजेंगे दोबारा। तो कहीं कहीं इस जो मिशन है जिसका नाम है जो ओस्ट मिशन है उसके तहत भी क्या करेंगे, ये दोबारा जो अमेरिका है वो भी क्या बोलता है इस क्षेत्र के अंदर मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो इस क्षेत्र की पहले अगर हम पूरी समीक्षा कर पाएंगे जिसकी वजह से ये मिशन भी हम कहीं न कहीं इसके अंदर भी सहयोग कर सकते हैं। ठीक, तो लगभग यही चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। भी हम इंसानी बस्ती वहाँ पर नहीं बसा सकते, एक रिफाइलिंग सेंटर के तौर पर वहाँ पर हम बन सकते हैं जहाँ से हम ईंधन भर करके आगे की यात्रा सुचारू कर सकते हैं। ठीक है, और इस दौड़ में काफ़ी अन्य देश हैं जो कि लगे हुए हैं। ठीक, तो यही बात इस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे हिंदू और दैनिक जागरण के अंतर्गत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी प्रकार की अगर वीडियो के अंदर सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।